नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 7th के साइंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं और इसमें आपको मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सैम्पल पेपर टाइप का है। तो अगर आपका जो भी एग्जाम होने वाला है, चाहे वो प्री मिड टर्म एग्जाम हो या कोई रिवीजन टेस्ट आपका स्कूल में हो रहा हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहा गया। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, पहले एमसीक्यूज होंगे इसमें। ग्रास ईटन बाय रूमिनेंट्स इज स्टोर्ड इन। तो देखिए, जो ग्रास ईट करती हैं रूमिनेंट्स, वो कहाँ स्टोर होते हैं? वो रूमन में स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया, विच टाइप ऑफ रिलेशन इज सीन इन एल्गी एंड फंजाई इन लाइकेंस। अब देखिए, लाइकेंस में क्या होता है, एल्गी और फंजाई होता है, दोनों में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। ठीक है, दोनों में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। यही बताना है कैसा रिलेशन होता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। सिम्बायोटिक का मतलब ये है कि एल्गे जो होता है वो किसको हेल्प करता है? फंगाई को हेल्प करता है लिविंग के लिए, और जो फंगाई है वो एल्गे को हेल्प करता है लिविंग के लिए। मतलब दोनों आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं, जो भी चीजें हैं वो शेयर करते हैं। जैसे एल्गे के पास फूड होता है तो वो फंगाई को देता है, और फंगाई के पास एक तरीके से हैबिटेट, एक रहने की जगह होती है जो एल्गे को मिलती है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब देखिए, बायोलॉजिकल वेदरिंग पूछा गया है कि बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है वेदरिंग कॉज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल एक्टिविटीज, तो इसी को ही बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो भी वेदरिंग होती है, वेदरिंग का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जो रॉक के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनका बीच से टूटना और छोटे छोटे रॉक्स में या छोटे छोटे स्टोन्स में कन्वर्ट होना, उसी को क्या कहा जाता है? वेदरिंग कहा जाता है। तो जब ये प्लांट और एनिमल एक्टिविटीज की वजह से होता है तो इसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अंगूरा वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो जो अंगूरा वुल है वो कहाँ से ऑब्टेन होती है, आपको बताना है। ठीक है, तो अंगूरा वुल जो है वो गोट से ऑब्टेन होती है। अंगूरा नाम की जो गोट है वहां से ऑब्टेन होती है अंगूरा वुल। और मेनली कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसलिए सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें कहा गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेज ऑफ सिल्क वॉर्म लाइफ साइकिल एज शोन इन द पिक्चर। तो पिक्चर थोड़ी सी गायब हो गई है, चलिए छोड़िए इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which microorganism is responsible for fatal blood disease called Salter's disease। अब देखिए, आपको बताना है जो Salter's disease होती है वो किसकी वजह से होती है। Salter's disease के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो Salter's disease होती है बैक्टीरिया से। ठीक है, और इसको एक और नाम दिया गया क्या? एंथ्रैक्स। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है? एंथ्रैक्स या एंथ्रासिस बैक्टीरिया इसको कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट। अब देखिए, क्लींजिंग एजेंट के लिए कौन सा बेस यूज किया जाता है? क्लीनिंग एजेंट के लिए कौन सा बेस यूज किया जाता है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इरिटेशन कॉज्ड बाय द स्टिंग ऑफ एन एंट। तो आपको पता होगा, जो लाल कलर की एक चींटी होती है, ठीक है, जब वो काटती है तो क्या होता है, हम लोग के शरीर में फॉर्मिक एसिड चला जाता है। वो फॉर्मिक एसिड छोड़ती है और हम लोग के शरीर में जब वो जाता है तो क्या होता है, जिस जगह पे वो काटती है वहां पर बहुत ज्यादा इचिंग होती है, बहुत ज्यादा खुजली होने लग जाती है। ठीक है, अब क्योंकि एसिड गया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब उस इरिटेशन को खत्म करने के लिए क्या चाहिए होगा? बेस चाहिए होगा। ठीक है, तभी तो न्यूट्रलाइज हो पाएगा। तो विनेगर तो एक तरीके का एसिड ही है। लेमन जूस भी गलत होगा। कैलामाइन यहाँ पर क्या होगा? सही होगा, क्योंकि जिंक कार्बोनेट क्या है? एक तरीके का बेस है। तो यहाँ पर नाइन्थ में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। टेंथ पे आते हैं। टेंथ क्वेश्चन में कहा गया, व्हाट विल हैपन इफ अ सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इज पुट इनटू टर्मरिक पाउडर। अब देखिए, बेकिंग सोडा है क्या? बेकिंग सोडा है बेस। ठीक है, और इसको किस में डाल दिया गया? टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर क्या होती है? हल्दी होती है। ठीक है, तो जब बेस को हल्दी में डाला जाएगा या हल्दी को जब बेस में डाला जाएगा तो आपको बताना है क्या होने वाला है, कलर में क्या चेंज देखा जाएगा। तो देखिए, जो टर्मरिक का कलर होता है वो कैसा होता है? येलो होता है, और वो किस में कन्वर्ट आती है? रेड में कन्वर्ट आती है। याद रखिएगा, बेस में पड़ने से जो टर्मरिक येलो कलर की होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? रेड में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया है, द ट्रैप्ड एयर अंडर द फेदर्स ऑफ बर्ड। अब देखिए, जो ट्रैप्ड एयर होती है, जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स की जो फेदर्स होती है, जो उनके पंख होते हैं, तो पंख में क्या होता है कि अंदर बहुत सारी एयर ट्रैप हो जाती है। अब वो करती क्या है? तो वो रिड्यूस करती है, हीट ट्रांसफर को क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा होता है उसको क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी वजह से क्या होता है कि जो बर्ड्स होती हैं, जब बहुत ज्यादा जाड़ा होता है
तो उनके शरीर को हीट नहीं पहुंचती है, शरीर मतलब शरीर के अंदर, और जब बहुत गर्मी होती है तो भी कहीं ना कहीं ये उसमें हेल्प करता है कि जो बाहर से हीट होती है वो अंदर नहीं जा पाती, और जाड़े में क्या होता है कि जो अंदर शरीर की हीट होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो दोनों ही एटमॉस्फेयर में क्या करता है, बर्ड्स को मदद करता है। नेक्स्ट में आते हैं, द वैक्यूम प्रेजेंट इन वैक्यूम फ्लास्क रिड्यूसेस हीट ट्रांसफर बाय। अब देखिए जो वैक्यूम प्रेजेंट होता है, वैक्यूम का मतलब है ना इसमें सॉलिड कोई प्रेजेंट होगा, ना लिक्विड होगी, ना ही गैस होगी, मतलब कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। और अगर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा तो कौन सा हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ये यहाँ पर बताना है। तो देखिए कंडक्शन नहीं हो पाएगा, कन्वेक्शन नहीं हो पाएगा, ये दोनों हीट ट्रांसफर जो है वो वैक्यूम नहीं हो सकते हैं, लेकिन रेडिएशन जो होता है ये वैक्यूम में भी हो सकता है। ठीक है, तो रेडिएशन याद रखिएगा अकेला एक ऐसा हीट ट्रांसफर होता है जो वैक्यूम में भी हो सकता है, लेकिन कंडक्शन और कन्वेक्शन जो है इनके लिए मीडियम की जरूरत होती है। कंडक्शन आपको हमने बताया था सॉलिड में काम आता है, सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन के थ्रू होता है, और जितने भी फ्लूइड्स होते हैं चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, उसमें जो हीट ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, 13th क्वेश्चन में कहा गया द बेस और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम। अब टाइम की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, सेकंड है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताना है। तो देखिए स्पीड का आपको फॉर्मूला पता होगा, आप लोग ने मैथ में पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब जब एवरेज स्पीड पूछा जाएगा तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15th क्वेश्चन पे आते हैं। 15th क्वेश्चन में कहा गया कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स एंड देन विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। इस टोटल डिस्टेंस बताने, देखिए बहुत आसान है। ठीक है, तो पहले ऐसे समझ लीजिए, एक डायग्राम टाइप का बना लेते हैं। इस तरीके का डायग्राम हो गया। ठीक है, यहाँ पे बीच में मान लीजिए कोई पॉइंट ले लेते हैं ओ। अब ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे जाके एंड हो रहा है। अब एओ जो है, एओ डिस्टेंस कितनी स्पीड से चल रही है गाड़ी, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और टाइम कितना लग रहा है, 15 मिनट्स लग रहा है। तो पहला तो काम ये कर दीजिए, मिनट को आर में कन्वर्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 50/60 हो जाएगा, मतलब 1/4 आर हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम काम करिए। स्पीड कितनी है, देखिए यहाँ पर जो ओ से बी में स्पीड दी गई है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग 15 मिनट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम को यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, 1/4 आर लिख सकते हैं। आपको टोटल डिस्टेंस बतानी है, तो यहाँ वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो अगर एओ की डिस्टेंस देखी जाए, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है। स्पीड देखिए कितनी है, स्पीड है 40 और टाइम कितना है, 1/4 है, ये एओ हो गई। प्लस बीओ करेंगे, बीओ कितनी है, बीओ की वैल्यू देख लीजिए, तो स्पीड 60 है और टाइम है 1/4। 60 × 1/4 करेंगे तो 15 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 10 मिल जाएगा। अब ये वाली डिस्टेंस थी, एओ डिस्टेंस थी 10 और ओबी डिस्टेंस आपको दिखाई पड़ रही है 15, तो 10 + 15 क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए सेक्शन बी है, थोड़े से बड़े क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। अब देखिए सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो कैसे आते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए सेक्शन बी, इसके बाद सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी होगा। तो हम लोग सेक्शन वाइज चलेंगे। आज हम लोग ने सेक्शन ए को डिस्कस किया, इसके बाद सेक्शन बी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसी तरीके से सेक्शन सी और सेक्शन डी एक साथ में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस के लिए हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।